So good afternoon all. Shall I start? Okay, आज अटैचमेंट विजिबल है? Okay, please open that. जब हो जाएगी प्लीज लेट मी नो. ओके जी. ओके, सो जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल. एज यू ऑल नो हम कंपार्टमेंट मॉडलिंग का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है. पिछले कल मैंने आपको बेसिक फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी कि एक तरह से हाउ दीज मॉडल्स आर अरेंज्ड, ठीक है. पैरेलल है या सीरीज है, कैटेनरी मॉडल क्या होता है, ठीक है. देन व्हाट इज मैमिलरी मॉडल, ठीक है. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ओपन और क्लोज्ड मॉडल्स आप किसको बोलोगे, हाउ इट डिपेंड्स ऑन एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इलिमिनेशन, और किसके बेसिस पे इट इज कंसिडर्ड टू बी ओपन और क्लोज्ड, ठीक है. ये हमने पिछले कल लेक्चर में पढ़ा था. उसमें कोई प्रॉब्लम? पिछली लेक्चर में कोई प्रॉब्लम? बच्चे शैल आई स्टार्ट? ओके, सो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, ठीक है. अब हम फर्स्ट मॉडल जो करेंगे दैट विल बी आईवी बोलस. अब हमने क्या पढ़ा था कि दीज आर द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए हम बॉडी को कंपार्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं. और कंपार्टमेंट में हमने पढ़ा था कि इट कैन बी वन कंपार्टमेंट, टू कंपार्टमेंट और मल्टी कंपार्टमेंट, या फिर बोलो थ्री कंपार्टमेंट मॉडल्स, ठीक है. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ परफ्यूजन, ठीक है, कि कौन सी जो ऑर्गन है दैट इज हाईली परफ्यूज्ड या फिर विच ऑर्गन इज लेस परफ्यूज्ड, उसके बेसिस पे हमने अपनी बॉडी को एक कंपार्टमेंट कंसिडर किया था, जो हमने डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कि सेंट्रल कंपार्टमेंट कौन सा होगा और पेरिफेरल कंपार्टमेंट कौन सा होगा. दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ परफ्यूजन. बट यहाँ पे जो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस हम पढ़ रहे हैं, इधर हम होल बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट कंसिडर करेंगे. जैसे पिछले में किया था कि जो परफ्यूजन बेसिस पे हमने उनको सेंट्रल और पेरिफेरल डिवाइड कर दिया था, ठीक है. जो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं वहां का हमने उनको अलग से पूल करके एक कंपार्टमेंट में बनाया था, और जो लो परफ्यूज्ड ऑर्गन्स हैं उनको पूल करके हमने सेपरेट कंपार्टमेंट में बनाया था. बट ओवर हियर हम पूरी बॉडी को एक कंपार्टमेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है. The entire body will be considered as one compartment. So you can see it is the simplest model. Entire body will be considered as single kinetically homogeneous unit, जो मैंने आपको बताया, ठीक है. Now third point आप देख सकते हो कि it has no barriers to the movement of drug and distribution equilibrium. नो बैरियर मीन्स जैसे आपको पता है कि देर आर कोई प्लेसेंटल बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर है, तो यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, और कोई भी बैरियर ना होने की वजह से जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी एंटायर बॉडी में दैट इज यूनिफॉर्म. ओके, सो इट इज अप्लाइड ओनली टू दोज ड्रग्स दैट डिस्ट्रीब्यूट रैपिडली थ्रू आउट द बॉडी. जो ड्रग्स रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरी बॉडी में, ये वाले जो मॉडल्स हैं ये उन ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल है. The concentration of drug in plasma, it represents the drug concentration in all body tissues. Now it is considered to be open and closed system. Open का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछले कल भी बताया था. It indicates the input means availability बोल लो या फिर absorption बोल लो, and output means elimination. And this is unidirectional. Unidirectional means एक ही
डायरेक्शनल में, एक ही डायरेक्शन में उसका फ्लो होगा, मींस इनपुट भी होगी एंड इलिमिनेशन भी होगी। अब ये इनपुट और ये आउटपुट समझने के लिए यू कैन एक आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम में हो, ठीक है, एक रूम में आपने एक डोर से एंटर तो कर लिया, बट उस रूम में कोई भी दूसरा डोर नहीं है टू एग्जिट, ठीक है, तो मीन्स वहां पे दैट विल बी क्लोज्ड, क्योंकि वहां पे एग्जिट करने के लिए कोई दूसरा डोर अवेलेबल नहीं है, ओनली इनपुट इज देयर, ठीक है, सो दैट विल बी क्लोज्ड। बट जिस डोर से अगर आपने एंटर किया है जिस रूम में, और वहां पे एक दूसरे डोर से आप एग्जिट भी कर सकते हो, तो दैट विल बी ओपन, ठीक है, मीन्स जहां पे इनपुट भी है एंड आउटपुट भी है। सो दिस ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इट इज कंसिडर्ड एज ओपन एंड क्लोज्ड सिस्टम्स। सो जो ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, व्हाट इज दिस, कि जो ड्रग है एक ये कांस्टेंट रेट से एक एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, दैट इज के ए, इनपुट मींस एब्जॉर्प्शन इज देयर, ड्रग एब्जॉर्ब करके ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज में आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर वो बॉडी में आ गया, इट विल शो आउटपुट, मींस इलिमिनेट होगा, और इलिमिनेशन फॉलोड बाय मेटाबॉलिज्म एज वेल एज एक्सक्रीशन। सो डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इनपुट, several one compartment open models है, these can be classified as intravenous bolus administration, extravascular zero order absorption, continuous intravenous infusion and extravascular first order absorption. Now coming जो हमारे syllabus में है, that is intravenous bolus absorption या administration। अब इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो आईवी बोलस होता है, इसमें होल अमाउंट ऑफ द ड्रग का जो पूरा अमाउंट होता है वो बॉडी में एक साथ ही इंजेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा अमाउंट अभी इंजेक्ट कर लिया, थोड़ा अमाउंट आपने थोड़ी देर बाद इंजेक्ट कर लिया। होल अमाउंट ऑफ द ड्रग इज इंजेक्टेड इन बॉडी एट वंस, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जो आईवी बोलस से जब हम कोई भी आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से जब हम कोई भी ड्रग इंजेक्ट करते हैं, तो जो ड्रग होती है दैट डायरेक्टली एंटर्स इनटू द ब्लड, ठीक है, क्योंकि हम वेन्स के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, और जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, इसलिए इंट्रावेनस में एब्जॉर्प्शन जीरो होती है। बट जब हम कोई भी ड्रग ओरल रूट से देंगे, तो आपको पता है कि ओरल रूट से जब हम ड्रग देंगे तो वो जीआईटी में एब्जॉर्प्शन दिखाएगी, और उसके बाद जीआईटी के बाद वो ब्लड में एंटर करेगी, ठीक है। सो इन इंट्रावेनस एब्जॉर्प्शन इज जीरो, इसीलिए आप देख सकते हो कि distribution is very rapid in the body. There is no absorption phase in intravenous bolus administration. Rate of process is involving first order kinetics and is given by the equation. एक compartment है जिसमें blood and body tissues हैं, and there is no absorption, only elimination is there, means elimination is given by Ke. After that there are certain parameters जिससे हम इसको फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं जिससे हम आईवी एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। सो व्हाट आर दीज पैरामीटर्स, बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एलिमिनेशन फेज, ठीक है, और जो एलिमिनेशन फेज है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 पैरामीटर्स, और वो 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, then is elimination half life, and last parameter is clearance. So coming to this, the third slide, if you will open the third slide, so you can see over here मैंने आपको बोला था Ka क्या है, that is rate of absorption when the drug will enter into the blood या फिर tissue, और उसके बाद एक वो rate से eliminate हो जाएगी। This was the common process जो होता है, ठीक है, but कॉमन प्रोसेस जो है ये होता है। बट इफ यू विल कंसिडर इन आईवी बोलस, जो मैंने आपको बताया था, दिस इज गिवन बाय इक्वेशन के बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया है, मींस dx by dt is equal to rate in means rate of input, and means minus rate out means the rate by which the drug is being eliminated, that is given by rate out multiplied by x. now यहाँ पे रेट इन पे आप देख सकते हो क्रॉस का साइन लगाया है। व्हाट दिस क्रॉस इज सिंबलाइजिंग मींस
सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट आईवी बोलस, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, सो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट वी विल नॉट कंसिडर, मीन्स रेट इन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वी विल जस्ट कंसिडर रेट आउट. सो द इक्वेशन विल कम dx by dt, और dx by dt क्या है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के ई एक्स. जो माइनस रेट आउट था, माइनस का साइन हमने एज सच ले लिया. के ई वॉज elimination rate constant, it was denoted by ke, और x हमारा है मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, जो आपकी इक्वेशन में इटसेल्फ इट इज शोइंग, वो वाला टर्म एज सच हमने यहाँ पे लिख दिया. सो dx by dt is equal to minus kex, this is your बेस इक्वेशन. इसी इक्वेशन की हेल्प से हम बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको इवेल्युएट करेंगे. एज आई टोल्ड यू, जो x है दैट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ke is elimination rate constant, and minus sign represent that drug is getting lost from the body. And dx by dt rate of reaction बोलो, या फिर this is the change in amount of drug in body. Three important parameters are there as I discussed earlier. First was elimination rate constant, which is determined by ke, elimination half life, which is denoted by t half, and clearance, which is denoted by cl and r. First is elimination rate constant ke. As I told you above, जो base equation थी that was dx by dt minus kex. इसमें हम dx by dt को ले लेंगे minus kex and we will take dt. ठीक है, जब हम dt को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x नीचे आ जाएगा. ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ आपको समझाने की जरूरत नहीं है. जब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, then we will get these terms. You can see the master formula I have written, जो इंटीग्रेशन के बाद आपको मास्टर फॉर्मूला जो है इसको अप्लाई करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपको टर्म्स मिलेगा, जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी log x is equal to x naught minus ke t. नाउ इस इक्वेशन को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन इक्वेशन विल बी टर्म्ड एज x is equal to x naught e raised to power minus ket. Now don't get confused with जो हमने ऊपर के e देखा था और जो यहाँ पे के e आया, इसको जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो जो x नॉट इंटू e है दैट इज log बेस e, और जो रेज टू पावर माइनस के e है दैट वाज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट. नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स विद log 10. मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलेगी that will be log 10x is equal to log 10x naught minus ket divided by 2.303. You all know कि जो log to the base part 10 जब होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है that is 2.303. अगर आप log x लिखो या फिर log 10x लिखो, it is one and the same thing. अगर आप log x भी लिखोगे, वो that itself explains that it is log to the power 10x. ठीक है, base log 10 and x. So x naught is the initial concentration, t is time, and x is amount of drug in the body. Now if we'll convert this equation, जो above equation थी, इसको अगर हम concentration की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जहाँ पे x था उसकी जगह हम concentration के टर्म्स में लिख देंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा log c is equal to log c naught minus ket divided by 2.303. अगर आप यहाँ पे log 10c लिखो या फिर log 10c नॉट लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, 10 लिखो या ना लिखो, इट itself it means that it is in the base 10 form. Now I have written यहाँ पे एक सिंपल आपको एक लाइन दी है GIEXC. This is just to make you remember कि ये क्या टर्मिनोलॉजीज है. I mean इस इक्वेशन को आपको रिमेंबर कैसे करना है उसके लिए ये लिखा है. G stands for means this is your जनरल इक्वेशन. I means आपको इंटीग्रेशन करनी है. उसके बाद E means आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. ठीक है, X means यू विल कैलकुलेट कि अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी है बॉडी में, और C means आप जब उस इक्वेशन को कंसंट्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा. X से या फिर आप रिमेंबर कर लो कि आपको लॉग फॉर्म में लिखना है, C means कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखना है. नाउ कमिंग टू एलिमिनेशन हाफ लाइफ, यू ऑल नो दैट
T half is equal to 0.693 into divided by KE. This is the formula of elimination half life. अगर आपको ये पूरा देखना है कि 0.693 का वैल्यू कहाँ से आया, यू कैन रेफर टू दी प्रीवियस स्लाइड जो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन में दी थी, जहां पे हमने फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर किया था, वहां पे एलिमिनेशन हाफ लाइफ की जो इक्वेशन डिराइव की थी वहां पे एक्सप्लेन किया है कि 0.693 की जो वैल्यू है वो कहाँ से आई है. थर्ड इज क्लियरेंस. Clearance is equal to rate of elimination divided by plasma drug concentration, which is given by Cl dx by dt divided by C, that is plasma drug concentration. Now as you all know, जो dx by dt है वो हमारी थी माइनस के ई एक्स, जो हमारी बेस इक्वेशन थी. अगर हम उसको उसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन जो है ये आएगी. Now you all know कि volume of distribution is given by x divided by c. Now x divided by c is equal to Vd, that is volume of distribution. If you put the values तो आपको clearance की डेरिवेशन आ जाएगी या फिर क्लियरेंस का इक्वेशन आ जाएगी. दैट विल बी क्लियरेंस इज इक्वल टू माइनस के ई इंटू वी डी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस. इन द सेम वे जो नेक्स्ट है दैट इज वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इन्फ्यूजन. अब इन्फ्यूजन क्या है और आईवी बोलस में डिफरेंस क्या है, ठीक है. हमने क्या पढ़ा था कि जो आईवी बोलस में हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं उसमें होल अमाउंट ऑफ ड्रग इज इंजेक्टेड एट वंस इनसाइड द बॉडी. बट जो आईवी बोलस आईवी इन्फ्यूजन होता है, आईवी इन्फ्यूजन होता है ड्रिप की फॉर्म में. आपने सबने देखा होगा जब आप कभी हॉस्पिटलाइज होता है कोई, उसको ग्लूकोज लगता है, उसको ड्रिप लगता है. सो ड्रिप में क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा जो भी सोल्यूशन होता है वो एक साथ ही आपकी बॉडी में वेन्स के थ्रू इंजेक्ट हो जाता है. इन्फ्यूजन मीन्स वो एक स्लोली स्लोली आपकी बॉडी में इंजेक्ट होता है. सो यहाँ पे जो ड्रिप लिखा है इट मीन्स कि वो इट एंटर्स इनटू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ड्रिप. सो आईवी इन्फ्यूजन में अगर हमें स्टेबल और स्टेडी स्टेट चाहिए तो जो आईवी इन्फ्यूजन है दैट इज ऑफ ग्रेटर यूज. और आईवी इन्फ्यूजन में जो हाफ लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आईवी बोलस, ठीक है. इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड, और इसका जो मॉडल है दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो एज आई टोल्ड यू, जो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो एक्शन है दैट इज रैपिड, ठीक है. और जो आईवी बोलस है, सॉरी आईवी बोलस इंजेक्शन है, व्हाई दैट इज अनसुटेबल. वो किन किन कंडीशंस में आईवी बोलस अनसुटेबल होता है, ठीक है. उन केसेस में आईवी बोलस अनसुटेबल होता है जहाँ पे जो ड्रग की टेंडेंसी होती है कि उसको प्रेसिपिटेट होना है, अगर वो प्रेसिपिटेट हो जाती है सो इट विल कॉज टॉक्सिसिटी. उस केस में आईवी इन्फ्यूजन इज ऑफ ग्रेटर यूज और उस केस में हम आईवी बोलस नहीं दे सकते हैं. एंड व्हेन मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेबल कंसंट्रेशन, जब हमने स्टेबल कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है उस केस में हम जो आईवी बोलस है वो नहीं दे सकते हैं. इस केस में हमें आईवी इन्फ्यूजन देना है, ठीक है. सो देन इन सच सिचुएशन ड्रग्स जो है मींस एंटीबायोटिक्स, थियोफाइलिन का एग्जांपल दिया है, इट इज गिवन एट कांस्टेंट रेट मींस जीरो ऑर्डर बाय आईवी इन्फ्यूजन. सो इससे आपको आइडिया लग गया कि जो आईवी बोलस इंजेक्शन है वो कब अनसुटेबल होता है और उस केस में हम आईवी इन्फ्यूजन का यूज करते हैं. सो आईवी इन्फ्यूजन की कुछ एडवांटेजेस हैं लाइक easy control on rate of infusion to fit individual patient needs. इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, this means according to patient, ठीक है, पेशेंट के हिसाब से we can control the entry rate of the drug, या फिर बोलो कि पेशेंट की नीड के हिसाब से हम कि ड्रग की एंट्री या फिर बोलो कि इन्फ्यूजन रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं with IV infusion. Second advantages is that it prevents fluctuation of plasma level for narrow therapeutic index drug. अब prevent fluctuations क्या होती है, यहाँ पे fluctuations का क्या मतलब है,
अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको इनिशियली जब हमने प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल वाला ग्राफ स्टडी किया था, उसमें हमने क्या देखा था कि जब हमने सपोज फर्स्ट डोज किसी पेशेंट को दी, इनिशियली उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी जब तक, और उस इंक्रीज कंसंट्रेशन को जब तक वो प्लेट्यू स्टेट पे ना पहुंच जाए, उसको हमने जहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होती थी उसको हम सी मैक्स बोलते थे, ठीक है। उसके बाद सडनली द कंसंट्रेशन विल फॉल। उसके बाद जब हम सेकेंड डोज देंगे, अगेन द कंसंट्रेशन विल राइज। सो जो ये पैटर्न बनता है, मींस एक ये हाई कंसेंट्रेशन और जो लो कंसेंट्रेशन का एक पैटर्न बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीक्स एंड वैलीज की फॉर्म में एक ग्राफ बनता है, ठीक है। सो जो आईवी बोलस होता है उसमें ये पीक्स एंड वैली की फॉर्मेशन होती है। इस वे में क्या है कि काफी ज्यादा बॉडी में फ्लक्चुएशंस आएंगी और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो टू प्रिवेंट दीज फ्लक्चुएशंस इन आईवी इन्फ्यूजन, प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। वो इसलिए मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें जो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है वो किस रेट से करना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स कैन बी कन्वेंशनली एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली बाय द सेम इन्फ्यूजन लाइन इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। जिन पेशेंट्स को इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, दे कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली बाय आईवी इन्फ्यूजन। नाउ लुकिंग टू दिस मॉडल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, विथ जीरो ऑर्डर इन्फ्यूजन रेट, मींस आर नॉट। आर नॉट क्या है, इन्फ्यूजन रेट। अब यहाँ पे हम जीरो ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ड्रग हमने इंजेक्ट की वो कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रही है ड्रग की, बिकॉज इफ वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमने किस रेट से ड्रग को देना है, दैट इज वाई यहाँ पे जो इन्फ्यूजन रेट है वो जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, मींस आर नॉट, और जो उसकी इन्फ्यूजन है वो जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और जो काइनेटिक्स है, जो उसकी इलिमिनेशन है, दैट इज फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑलराइट, सो चेंज इन अमाउंट ऑफ द बॉडी वो हमने पीछे भी पढ़ा था इन आईवी बोलस, दैट इज डिनोटेड बाय dx by dt, which is equal to rate of input means absorption minus rate of output, that is elimination. Over here in IV infusion, change in amount of drug in body, it will be equal to R naught means infusion rate, क्योंकि यहाँ पे absorption हो रही है। In case of IV bolus, since there was no absorption, हमने rate of input को consider नहीं किया था, only rate of output या फिर rate of elimination was considered. So the equation becomes dx by dt is equal to R naught minus Kex. On integration and rearrangement, we get this equation. Now you all know, since x is equal to VDC means VD means volume of distribution, C is your concentration. Equations put करने के बाद आपको मिलेगा C is equal to R naught, that was our infusion rate, divided by KE VD 1 minus E minus KE T. उसके बाद जब आप इन टर्म्स को, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जब के को रीअरेंजमेंट करके सारी वैल्यूज पुट करके आपको जो फोर्थ इक्वेशन है, दैट विल बी योर फाइनल इक्वेशन, वो आपको मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज दिस सेइंग, इनिशियली अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इट इज जीरो, ठीक है। अगर बॉडी में ड्रग ही नहीं होगी, जीरो होगी, कोई भी ड्रग बॉडी में अवेलेबल नहीं होगी, तो इट इज ऑब्वियस दैट देयर विल बी नो एलिमिनेशन। But at time t, amount of drug in the body it rises, ठीक है। आपको पता है कि बॉडी धीरे धीरे विद टाइम ड्रग की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो ग्रेजुअली राइज हो जाएगी जब तक एक प्लेट्यू स्टेट ना पहुंच सके, एंड एलिमिनेशन रेट विल बी लेस दैन द infusion rate. At T max, rate of elimination is equal to rate of infusion, means steady state or plateau state. Now if you look to this ग्राफ, जो ग्राफ दिया है, दिस ग्राफ इज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ये ग्राफ आपको दिखाया गया है। ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि जो इन्फ्यूजन रेट है दैट इज इक्वल टू आर नॉट, CSS इज योर स्टेडी कंसंट्रेशन, मींस यहाँ पे इनपुट विल बी इक्वल टू आउटपुट,
मीन्स जितना ड्रग एंटर होगा उतना ही एलिमिनेट होगा, मीन्स चेंज विल बी देयर इन कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग. Changes in concentration of drug is not occurring over here. Initially क्या था कि the curve is increasing, means अगर curve increase हो रहा है उसका क्या मतलब है कि absorption ज्यादा है as compared to elimination. Input is more as compared to output, means more infusion is there and less elimination is there. Now obviously अगर more infusion है मतलब ज्यादा अगर absorption है तो drug concentration will rise. Okay, drug concentration will also rise. So you can see over here in this diagram, when infusion rate जब हुआ equal to 2R0, तो इसमें क्या था कि drug concentration rise तो हुई but यहाँ पे steady state achieve नहीं हुई. Therefore we can conclude that to attain steady state attain करने के लिए elimination half life is very important. और क्या है इस ग्राफ में, अगर आप देखोगे एज आई टोल्ड यू, okay, so as I told you, the graph, it is showing plasma drug concentration when it is plotted against time. ये मैंने आपको बता दिया कि initially क्या है कि there is increase in this linear curve, means the initial increase क्या show कर रहा है कि amount of drug in body is rising to certain extent only, achieving a plateau. जब उसने एक plateau state means steady state जब उसने achieve कर ली, then it will start डिक्रीजिंग. और जो इनिशियल कंसंट्रेशन और सॉरी जो इनिशियल इंक्रीज है ड्रग कंसंट्रेशन में, वो है स्टार्टिंग में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्फ्यूजन रेट. ठीक है, द कर्व वेयर इन्फ्यूजन रेट इज इक्वल टू R0, ठीक है, एंड वेयर इन्फ्यूजन रेट इज equal to twice the R0, the time to achieve the plateau remains unchanged. ठीक है, the rate of change of amount of drug in the body is 0 and at steady state it is given by the following equation. ठीक है, मैंने आपको बोला था कि at steady state the rate of change of amount of drug in the body is 0. So ये इस equation से दिया जा रहा है. Now again we will transform this equation into concentration terms. So we will get the final equation as CSS is equal to infusion rate divided by clearance, where XXS is equal to amount of drug in the body and CSS stands for plasma drug concentration at steady state respectively. This was all about IV infusion and IV bolus. यहाँ तक समझ आया? ओके, प्लीज गो थ्रू इट योरसेल्फ. एक दो बार अपने आप खुद पढ़ना. अगर नहीं समझ आएगा, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी टाइम.